मेजर 9 इकोनॉमिक्स का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। लेकिन साथियों ये जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो कि मेजर 9 है, ये आपका थियोरी और न्यूमेरिकल्स दोनों है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ थियोरी देखने वाले हैं। आपका जो भी न्यूमेरिकल्स है वो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी थियोरी पोर्शन है यानी जो भी थियोरी आप पढ़ने का है उसमें वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो पहला हमारा हो जाता है, जो आपका सिलेबस में भी दिया है कि अर्थमिति की परिभाषा दीजिए तथा इसके क्षेत्र एवं महत्व की विवेचना कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थियोरी के टाइप में पूछा जाता है आपको। तो चलिए आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए आंसर है दोस्तों, हम लोग साधारण शब्दों में समझेंगे कि अर्थमिति जो है दोस्तों वो दो शब्द से मिलकर बना है। पहला हो गया अर्थशास्त्र और दूसरा हो गया मीतिकी, यानी जिसका मतलब होता है मापन, ठीक है, मेजरमेंट। इसका अर्थ है कि अर्थशास्त्र का मापन करना ही हमारा अर्थमितिकी कहलाता है। तो अर्थशास्त्र के नियम जैसे कि मांग का नियम हो गया, केवल यह बताता है कि क्या होगा, लेकिन अर्थमितिकी जो है हमारा दोस्तों वो ये बताता है कि कितना होगा, ठीक है, यानी ये मेजरमेंट करता है, मापता है। उदाहरण के लिए देखिए कि यदि कीमत बढ़ेगी तो मांग कितनी घटेगी, इसका सही माप वगैरह जो है वो अर्थमितिकी ही करने का काम करती है, ठीक है। चलिए और आगे इसके बारे में देखते हैं। तो इस शब्द का सबसे पहले उपयोग यानी कि जो अर्थमितिकी शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग जो है वो रागनर फ्रिंच ने किया था, ठीक है, रागनर फ्रिंच ने 1933 में किया था इस शब्द का सबसे पहले उपयोग। अब इसकी परिभाषाएं थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। अर्थमितिकी का परिभाषा, तो अर्थमितिकी जो है वो अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें आर्थिक सिद्धांतों, गणित और सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स वगैरह का एक साथ प्रयोग करके वास्तविक आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। देखिए पहला हो गया रागनर फ्रिस के अनुसार इनका परिभाषा जो है, इनके द्वारा जो परिभाषा दिया गया वो है दोस्तों कि आर्थिक सिद्धांतों, गणित और सांख्यिकी का आपसी तालमेल ही जो है अर्थमितिकी है, ये इनका कहना था, ठीक है। अब दूसरा जो परिभाषा है वो है हमारा आर्थर गोल्डबर्गर के अनुसार। इन्होंने कहा था कि अर्थमितिकी वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें आर्थिक सिद्धांतों, गणितीय उपकरणों और सांख्यिकीय विधियों का आर्थिक घटनाओं के विश्लेषण के लिए लागू किया जाता है, वही हमारा अर्थमितिकी कहलाता है। तो ये दो परिभाषाएं हैं जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया है। देखिए इनका जो है सरल समीकरण क्या होता है, तो सरल समीकरण आप देख सकते हैं बराबर प्लस प्लस, ठीक है, ये इसका सरल समीकरण है। अब चलिए आगे देखेंगे कि अर्थमितिकी का क्षेत्र देखेंगे मित्रों। तो देखिए अर्थमितिकी का कार्य क्षेत्र जो है वो बहुत ही विस्तृत है, यानी बहुत ही बड़ा है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों और क्षेत्रों को शामिल किया गया। कौन कौन सा है तो वो देखेंगे। देखिए पहला हमारा आर्थिक सिद्धांतों को समीकरण में बदलना, जिसके अंतर्गत सबसे पहले किसी आर्थिक नियम को गणितीय रूप दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए हमने लिए y बराबर बीटा 0 है ये, ठीक है, या तो सिर्फ आप बीटा लिख सकते हैं प्लस बीटा 1 x जो है हमारा, उसके बाद x होता है, ठीक है, जहां y जो है वो मांग है, x जो है वो हमारा कीमत है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा क्षेत्र है वो है दोस्तों आंकड़ों का एकत्रीकरण। आर्थिक समस्याओं को समझने के लिए बाजार, सरकार या फिर समाज के वास्तविक आंकड़े जैसे कि आय वगैरह, व्यय वगैरह, रोजगार वगैरह का डाटा, ये सब इकट्ठे किए जाते हैं। फिर तीसरा हमारा क्षेत्र है वो है पैरामीटर का अनुमान। एकत्रित आंकड़ों को कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की मदद से गणितीय समीकरण में रखकर सटीक संख्यात्मक मान निकाले जाते हैं। तो ये तीसरा क्षेत्र हो गया दोस्तों। चलिए आगे चौथा क्षेत्र है वो है हमारा परिकल्पना परीक्षण। तो इसके तहत यह जांचा जाता है या फिर जांच किया जाता है कि आर्थिक सिद्धांत हमने किताब में पढ़ा है, जो भी आर्थिक सिद्धांत हमने किताब में पढ़ा है वह वास्तविक आंकड़े भी उसी बात को सच साबित कर रहे हैं या नहीं, उसकी यहाँ जो है परिकल्पना की जाती है, जांच की जाती है। यानी जो हमने पढ़ा है वो सच में है, उस आंकड़े को सच में उसी बात सच साबित हो रहा है या नहीं, ठीक है। फिर है पूर्व अनुमान, यानी पहले से अनुमान लगाना। तो भूतकाल और वर्तमान के आंकड़े के आधार पर भविष्य की आर्थिक स्थितियों का अनुमान लगाना इसके कार्य क्षेत्र में आता है। तो ये सभी जो हमारा अर्थमितिकी का कार्य क्षेत्र है। चलिए आगे अब देखेंगे इसका कि अर्थमितिकी का महत्व दोस्तों। तो आधुनिक अर्थशास्त्र में अर्थमितिकी का महत्व बहुत ही अधिक है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम लोग समझेंगे। पहला है कि सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देना, यानी जो भी सिद्धांत है उसे व्यवहारिक रूप देना।
देखिए लिखा है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत केवल गुणात्मक होते हैं, जैसे कि ब्याज दर बढ़ने से निवेश घटेगा। वही हमारा जो अर्थमितिकी है इसे मात्रात्मक बनाती है और बताती है कि यदि ब्याज दर 2% बढ़ेगी तो निवेश कितने करोड़ रुपये कम होंगे। तो ये सभी चीज बताने का काम करती है हमारा अर्थमितिकी। चलिए दूसरा है दोस्तों, वो है नीति निर्धारण में सहायक, यानी कोई भी नीति वगैरह बनाने में सहायक होती है, जैसे कि सरकार, बजट विभाग और केंद्रीय बैंक जैसे कि आरबीआई वगैरह अपनी योजनाएं बनाने के लिए अर्थमितिकी का ही उपयोग करते हैं। इसी के माध्यम से जो है कोई भी योजना बना पाते हैं। टैक्स की दर कितनी रखनी चाहिए या फिर गरीबी हटाने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा, इन सब का सटीक फैसला वगैरह अर्थमितिक मॉडल को देखकर ही लिया जाता है। तभी जो है सरकार वगैरह कोई भी योजना वगैरह इम्प्लीमेंट कर पाता है। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा वो है दोस्तों, वो भविष्य के लिए पूर्व अनुमान, यानी भविष्य के लिए अनुमान लगाना पहले से। इसकी मदद से देश की आगामी जीडीपी जो हमारा होता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विकास दर वगैरह, महंगाई की दर या फिर मानसून का अर्थव्यवस्था पर असर जैसी महत्वपूर्ण बातों का पहले से अनुमान लगा लिया जाता है। इससे सरकार और कंपनियां आने वाले संकटों के लिए पहले से तैयार रहती है, यानी पहले से अनुमान लगाया जाता है कि क्या दिक्कत आने वाली है, क्या आर्थिक स्थिति आने वाली है। उसी हिसाब से जो है सरकार और कंपनी वगैरह जो है संकट के सामना के लिए पहले से तैयार रहते हैं। फिर देखिए चौथा हो गया हमारा व्यावहारिक निर्णय लेने में। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों की भविष्य में होने वाली मांग, उत्पादन लागत और मुनाफे का आकलन करने के लिए अर्थमितिक विधि का प्रयोग करती है, जिससे उनका व्यावसायिक जोखिम कम होता है। ठीक है, व्यावसायिक जोखिम कम होता है, उनका बिजनेस वगैरह का नुकसान कम होता है। फिर हमारा पांचवा हो गया वो है दोस्तों कि आर्थिक समस्याओं का समाधान, जैसे देश में बेरोजगारी हो गया, असमानता और महंगाई वगैरह जैसी बड़ी समस्या के वास्तविक कारणों को ढूंढने और उसे ठीक करने का उपाय खोजने में भी यह विज्ञान जो है, यानी कि अर्थमितिकी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। निष्कर्ष लिखा है कि अर्थमितिकी अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक रूप है, जहां सामान्य अर्थशास्त्र हमें केवल नियम वगैरह बताते हैं, यानी नॉर्मल इकोनॉमी मतलब जो अर्थशास्त्र है वो हमें नियम बताते हैं। वहीं जो अर्थमितिकी है वो आंकड़ों की मदद से उन नियमों को सच साबित करने का काम करती है। आज के समय में सरकार के लिए देश का बजट और नीति वगैरह बनाने में तथा बड़ी बड़ी कंपनियों वगैरह के लिए व्यापारिक फैसले लेने में जो अर्थमितिकी है वो सबसे जागरूक उपकरण बन चुका है। इसके बिना आधुनिक अर्थशास्त्र जो है वो अधूरा है। तो ये हमारा अर्थमितिकी के बारे में था, सारा डिटेल हमने देखे, परिभाषा और फिर हमारा क्षेत्र वगैरह, ठीक है, महत्व वगैरह हर एक चीज़ हमने देख ली है। तो अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लिख दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन दूसरा चलेंगे दोस्तों। बोल रहा है कि अर्थमितिकी दृष्टिकोण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए समझेंगे। देखिए आंसर लिखा है कि अर्थमितिकी दृष्टिकोण का अर्थ उस व्यवस्थित प्रक्रिया से है जिसका पालन किसी आर्थिक समस्या का अध्ययन करने और उसका समाधान खोजने के लिए किया जाता है। वही हमारा जो है आर्थिक दृष्टिकोण, यानी कोई भी जो है आर्थिक समस्या का अध्ययन करना फिर उसका समाधान खोजना, तो यही हमारा अर्थमितिकी दृष्टिकोण का एक व्यवस्थित प्रक्रिया समझ सकते हैं आप। ठीक है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री दामोदर गुजराती के अनुसार अर्थमितिकी अनुसंधान यानी रिसर्च वगैरह मुख्य रूप से 8 महत्वपूर्ण अवस्थाओं या फिर चरणों से होकर गुजरता है। कौन कौन से 8 प्रमुख अवस्थाएं हैं या फिर 8 प्रमुख चरण हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए लिखा है कि अर्थमितिकी दृष्टिकोण की 8 प्रमुख अवस्थाएं। पहला हमारा आर्थिक सिद्धांत का वितरण दोस्तों। तो देखिए लिखा है यह सबसे पहली अवस्था है। इसमें शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर जो होते हैं वो किसी स्थापित आर्थिक सिद्धांत या फिर परिकल्पना को चुनता है जिसका वह परीक्षण करना चाहता है। उस चीज़ों को पहले चुनता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम J.M. किम्स के उपभोग सिद्धांत जो है कंजप्शन थ्योरी है, उन सभी को चुनते हैं। तो कहते हैं कि आय बढ़ने पर उपभोग जो है कंजप्शन भी जो है बढ़ेगा। तो ये इस तरीका से जो है इसका सबसे पहले आर्थिक सिद्धांत का विवरण किया जाता है। दूसरा है गणितीय मॉडल का निर्माण। इस अवस्था में चुने गए आर्थिक सिद्धांत को एक गणितीय समीकरण रूप दिया जाता है। यह मॉडल पूरी तरीका से निश्चित होता है, यानी इसमें
कोई अनिश्चितता नहीं होती है, पूरी तरीक़ा से निश्चित होता है। देखिए इसका जो है समीकरण दोस्तों, वो देखिए समीकरण जो है वो y बराबर, यहाँ देखिए बीटा होगा, ठीक है, ये बीटा होता है, हमने जो है बीटा 1 ऐसे होगा प्लस बीटा 2 होगा, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि टाइपिंग इस तरह नहीं होता। और x ये इसका सूत्र है, जहाँ हमारा y जो है वो उपभोग व्यय है और x जो है वो I है, बीटा 1 जो है वो स्वतः उपभोग है और बीटा 2 है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। तो ये इसका समीकरण होता है, ठीक है। ये बीटा है, ठीक है, बीटा 1 बीटा 2 नीचे है 1 लिखा। देखिए तीसरा हमारा अर्थमितीय मॉडल का निर्माण। चूंकि मानव व्यवहार और आर्थिक परिस्थितियां पूरी तरीका से गणितीय नियमों से नहीं चलती, ठीक है, इसलिए गणितीय मॉडल में एक त्रुटि पद जोड़ा जाता है। त्रुटि पद यानी कि एरर पॉइंट, ठीक है। यही इस दृष्टिकोण की सबसे अनूठी अवस्था होती है। इसका समीकरण भी देखिए क्या है दोस्तों, तो y बराबर हमारा होगा बीटा 1, ठीक है, प्लस बीटा 2 x प्लस ये हमारा होता है, ठीक है। तो ये u इस तरह होता है। हमने जो है b लिख दिया क्योंकि टाइपिंग नहीं हो रहा था, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए जहां हमारा u क्या है, u है उन सभी अन्य कारकों को दर्शाता है जो कि मॉडल में शामिल नहीं है, तो उसे दर्शाने का काम ये करता है, ठीक है। चलिए चौथा हो गया हमारा दोस्तों, वो है आंकड़ों का एकत्रीकरण। मॉडल तैयार होने के बाद समीकरण के चर जो कि x चर हो गया या फिर y चर के लिए वास्तविक दुनिया से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उपभोक्ता की आय और उसके खर्च से जुड़े पिछले 10 वर्षों के आंकड़े सरकारी रिपोर्ट या फिर सर्वे से एकत्र करना। तो ये हमारा उदाहरण के तौर पर यानी कि आंकड़े वगैरह इकट्ठा किए जाते हैं। पांचवा हो गया पैरामीटर का अनुमान लगाना। तो इस अवस्था में एकत्रित किए गए आंकड़े को अर्थमितीय मॉडल में रखा जाता है। इसके लिए सांख्यिकीय विधि जो कि हमारा विधि है OLS, इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर्स, ठीक है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे कि R हो गया, स्टाटा हो गया, पाइथन वगैरह का उपयोग करके बीटा 1 बीटा 2 के सटीक संख्यात्मक मान निकाले जाते हैं, ठीक है। बीटा 1 बीटा 2, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये हम B1 B2 लिख दिए लेकिन बीटा 1 बीटा 2 है और 1 जो है नीचे है, बीटा ऊपर है, ऐसे लिखा है, ठीक है। ये आपका सूत्र। उदाहरण के लिए गणना के बाद समीकरण ऐसा दिख सकता है कि y बराबर 50 प्लस 0.8x यानी कि आय जो है वो 100 रुपये बढ़ने पे उपभोग जो है वो 80 रुपये बढ़ेगा। तो ये हमारा छठा। चलिए छठा देखेंगे, परिकल्पना परीक्षण दोस्तों, कि मान निकालने के बाद यह जांच किया जाता है कि जो परिणाम आए हैं वो सांख्यिकीय और आर्थिक रूप से सही है या नहीं है और क्या वे सिद्धांत का समर्थन करते हैं या नहीं। तो ये सभी चीज़ का परिकल्पना जांच किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। उदाहरण के लिए हम टेस्ट करते हैं कि क्या सचमुच आय बढ़ने का उपभोग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या सिर्फ केवल एक संयोग है। तो ये चीज़ जांच किया जाता है। फिर सातवां हो गया दोस्तों हमारा, वो है पूर्व अनुमान और भविष्यवाणी। यदि मॉडल परीक्षण में सफल और विश्वसनीय साबित होता है तो इसका उपयोग भविष्य की आर्थिक स्थितियों का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि सरकार अगले वर्ष नागरिकों की आय जो है x को बढ़ाने की योजना बनाती है तो इस मॉडल से यह पहले से ही पता लगाया जा सकता है कि बाजार में कुल उपभोग कितना बढ़ सकता है। तो ये सभी का अनुमान पहले लगाया जा सकता है डाटा वगैरह के अनुसार। आठवां देखिए वो नीति निर्धारण। यह अंतिम अवस्था है। इस चरण में प्राप्त निष्कर्षों और पूर्व अनुमानों के आधार पर सरकार, केंद्रीय बैंक या फिर व्यावसायिक कंपनी वगैरह अपनी नीति या फिर योजना तैयार करने का काम करती है ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके और व्यापार में अधिक लाभ कमाया जा सके। तो ये हमारा अर्थनीतिकीय दृष्टिकोण था दोस्तों। चलिए थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है, अर्थनीतिकी दृष्टिकोण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आर्थिक विचारों को वास्तविक आंकड़ों की कसौटी पर परखती है। यह सिद्धांत चुनने से शुरू होकर नीति बनाने पर समाप्त होती है। इसके 8 चरण मिलकर अर्थशास्त्र के नियमों को व्यवहारिक और देश के विकास के लिए उपयोगी बनाने का काम करते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कि शून्य, ठीक है, शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पहले पूछा जा चुका है आपका, जब 22 से 26 का जब एग्जाम हुआ था तब पूछा जा चुका है, ठीक है। इसलिए आपको ये कर लेना।
देखिए आंसर है कि जब भी हम किसी नई चीज या फिर नीति की जांच करना चाहते हैं तो हम पहले दो अंदाज अनुमान लगाते हैं, ठीक है, यानी दो अनुमान लगाते हैं, पहला लगा लेते हैं, पहले से ही दो अंदाजे या फिर दो अनुमान लगा लेते हैं। सांख्यिकी और अर्थमिति की भाषा में इन्हीं अंदाजों को परिकल्पना कहा जाता है, यानी पहले से अंदाजा लगाना परिकल्पना कहा जाता है। और ये दो तरह की होती है, पहला हो गया शून्य परिकल्पना और दूसरा हो गया वैकल्पिक परिकल्पना। ये दोनों आपस में कट्टर दुश्मन की तरह होती है। कैसे? तो यानी अगर एक बात सच होगी तो दूसरी अपने आप झूठ हो जाएगी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के जस्ट विपरीत होते हैं, कट्टर दुश्मन होते हैं। किसी भी रिसर्च को सही दिशा देने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, जो कि हमारा शून्य परिकल्पना और हो गया वैकल्पिक परिकल्पना दोस्तों। तो चलिए दोनों के बारे में देखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे शून्य परिकल्पना, फिर देखेंगे हम लोग वैकल्पिक परिकल्पना। तो शून्य परिकल्पना को अंग्रेजी में जो है वो H शून्य अक्षरों से दिखाया जाता है। शून्य शब्द का मतलब ये है कि कोई अंतर ना होना या फिर नतीजा जीरो होना, यही हमारा शून्य परिकल्पना हो गया, शून्य, ठीक है। इसका मुख्य सोच क्या होता है? तो यह परिकल्पना हमेशा यह मानकर चलती है कि दुनिया में सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा पहले था, ऐसा ये परिकल्पना मानती है। जिन दो चीज़ों को हम तुलना कर रहे हैं उनके बीच कोई संबंध, कोई असर या फिर कोई भी अंतर नहीं है, ये मानता है हमारा शून्य परिकल्पना। बदलाव को ना मानना, अगर कोई नया बदलाव दिखता भी है तो यह मानती है कि वह बदलाव किसी काम का नहीं है बल्कि सिर्फ एक इत्तेफाक या फिर संयोग है, ऐसा ये मानने का काम करता है शून्य परिकल्पना हमारा। फिर है इसका गणितीय रूप, इसमें हमेशा बराबर का निशान होता है, यानी बराबर जिसमें पुरानी स्थिति बराबर नई स्थिति कोई भी अंतर नहीं हुआ हो, ऐसा। उदाहरण के लिए देखिए तो इसमें आता है कि बाजार में नई दवाई आने से मरीजों की बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा, या हेल्थ ड्रिंक पीने से बच्चों की लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हमारा शून्य परिकल्पना के बारे में था। चलिए अब हम लोग जो है वो वैकल्पिक परिकल्पना के बारे में देखते हैं। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि वैकल्पिक परिकल्पना को H1 या फिर HA से दिखाया जाता है। यह शून्य परिकल्पना का विकल्प या फिर उसका उल्टा रूप होता है। इसका मुख्य सोच क्या है? तो इसका सोच है कि यह परिकल्पना मानती है कि दो चीजों के बीच वास्तविक संबंध, असर या फिर अंतर मौजूद होता है और यह एक खोजी दृष्टिकोण रखती है। इसे बदलाव को मानना, यह कहती है कि जो भी नया बदलाव दिख रहा है यह कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि इसके पीछे एक पक्का कारण होता है, ये मानता है वैकल्पिक परिकल्पना। इसका गणितीय रूप देखिए तो इसमें जो है कभी भी बराबर का निशान नहीं होता, इसमें हमेशा बराबर नहीं होता है बल्कि इसमें जो है छोटा बड़ा ऐसा होता है, इन सभी का निशान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए कि नई दवा आने से मरीजों की बीमारी ठीक हो रही है, असर पड़ रहा है, या फिर हेल्थ ड्रिंक पीने से बच्चों की लंबाई बढ़ रही है, तो ये असर पड़ रहा है, यानी ये जो है बदलाव दिखता है, ठीक है, बड़ा छोटा। लेकिन जो हमारा शून्य परिकल्पना है वो बराबर दिखता है, यानी कि उसमें कोई असर ना पड़ रहा हो, ऐसा दिखाता है। दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है वो देखिए। तो देखिए सोच और नजरिए का अंतर। शून्य परिकल्पना का नजरिए नकारात्मक या फिर उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, यह कहती है कि कुछ नहीं बदला है, जबकि हमारा वैकल्पिक परिकल्पना है दोस्तों उसका नजरिया सकारात्मक और उम्मीद से भरा होता है, यह कहती है कि हाँ बदलाव हुआ, ठीक है। तो ये अंतर होता है पहला। फिर दूसरा हो गया प्रतीक और चिन्ह का अंतर होता है। शून्य परिकल्पना को H0 यानी H0 लिखते हैं और इसमें हमेशा बराबर का चिन्ह लगाते हैं, वहीं हमारे जो वैकल्पिक परिकल्पना है उसे H1 या फिर HA से लिखते हैं और इसमें जो है बराबर नहीं बल्कि कम और ज़्यादा का चिन्ह लगाते हैं, तो ये भी अंतर है, ठीक है। फिर हो गया रिसर्च करने वाले का उद्देश्य। कोई भी वैज्ञानिक या रिसर्चर जब काम शुरू करता है तो उसका असली मकसद होता है कि शून्य परिकल्पना को गलत साबित करना होता है। वह चाहता है कि H0 खारिज हो जाए ताकि उसकी नई खोज यानी कि वैकल्पिक परिकल्पना H1 सच साबित हो सके। यानी जो है वो रिसर्च जब कर रहे हैं तो उनका जो है वैकल्पिक परिकल्पना सच साबित होना चाहिए, ऐसा वे चाहते हैं। टेस्ट किस पर होता है? तो कंप्यूटर या गणित के जितने भी टेक्स्ट, जैसे हमारा
टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया होते हैं, वे सब शून्य परिकल्पना यानी H0 पर ही किए जाते हैं। वैकल्पिक परिकल्पना जो है वो कोई टेस्ट नहीं होता। अगर H0 टेस्ट फेल हो जाती है तो H1 को अपने आप ही सही मान लिया जाता है। यानी पहले तो शून्य परिकल्पना का टेस्ट किया जाता है, अगर ये विफल रहा, असफल रहा, तो सीधा समझ जाया जाता है कि वैकल्पिक परिकल्पना जो है वो सही है। ठीक है, देखिए एक बहुत ही आसान उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए एक कंपनी ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया और विज्ञापन किया, यानी उससे जो है एडवर्टाइजमेंट करवाया। अब हम जो है टेस्ट करना चाहते हैं कि विज्ञापन का कोई असर हुआ है या नहीं। तो देखिए हम दोनों तरीका से करेंगे। पहले देखिए शून्य परिकल्पना में क्या होगा कि शाहरुख खान के विज्ञापन से कंपनी की बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा, यानी पहले जितनी बिक्री होती थी उतना ही होती है, तो ये हमारा हो गया शून्य परिकल्पना। लेकिन वही हमारा जो वैकल्पिक परिकल्पना है दोस्तों, शाहरुख खान के विज्ञापन से कंपनी की बिक्री जो है वो बढ़ गई, यानी अब बिक्री जो है पहले से ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा वैकल्पिक परिकल्पना है, यानी बढ़ना घटना ये। ठीक है, अगर आंकड़े बताते हैं कि बिक्री सचमुच बढ़ गई है तो हम शून्य परिकल्पना को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी खारिज कर देते हैं और मान लेंगे कि विज्ञापन का असर हुआ है। तो ये हमारा शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना के बारे में डिटेल में था। चलिए निष्कर्ष थोड़ा देखेंगे इसका। तो देखिए निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि आसान शब्दों में कहें तो शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां हमारा शून्य परिकल्पना जो है वो पुरानी स्थिति को पकड़े रखती है, जबकि जो हमारा वैकल्पिक परिकल्पना है वो नए सच को सामने लाने का काम करती है। किसी भी आर्थिक नियम या फिर नीति को सच साबित करने के लिए इन दोनों परिकल्पनाओं का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दोस्तों ये है कि सब सहबंधन क्या है, इनके कारणों, परिणामों तथा निवारण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम समझेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पहले पूछा जा चुका है। आंसर देखिए लिखा है दोस्तों कि जब समय के साथ बदलने वाले आंकड़े का अध्ययन किया जाता है तो कभी कभी एक वर्ष की गलती या गड़बड़ी का सीधा असर अगले वर्ष की गणना पर पड़ने लगता है। अर्थमितिकी की भाषा में इसी समस्या को सहबंधन यानी सहसंबंधन कहा जाता है, यानी ऑटो कोलेरेशन इंग्लिश में। ठीक है, यानी समझ लीजिए कि कोई भी आंकड़ा हो गया वो कभी कभी एक वर्ष की यानी पिछले वर्ष की गलती या फिर गड़बड़ी का असर इस वर्ष की गणना में भी पड़ने लगे, तो ये हमारा सहसंबंधन कहलाता है। इसका मतलब है दोस्तों कि हमारे आंकड़े की गलती आपस में ही संबंध बना लेती है। यह मॉडल एक गंभीर बीमारी है जिसके कारण परीक्षा यानी कोई भी चीज़ों का परिणाम या फिर भविष्यवाणी वगैरह गलत साबित हो सकती है। देखिए देखते हैं इसके मुख्य कारण। तो सहसंबंधन के मुख्य कारण, तो इसकी समस्या आने की कोई मुख्य कारण हो सकते हैं, बहुत सारी मुख्य कारण, जिसमें है जड़ता या फिर सुस्ती। आर्थिक आंकड़े जैसे कि जीडीपी, रोजगार, कीमत वगैरह बहुत ही धीरे धीरे बदलते हैं, यानी साल मंदी है तो उसका असर जो है यानी थोड़ा असर अगले साल भी रहेगा। आंकड़ों की इसी सुस्ती के कारण त्रुटियां आपस में जुड़ जाती है, तो ये भी कारण है। चलिए अगला कारण हमारा वह महत्वपूर्ण चर की छूट जाना। ठीक है, यदि मॉडल बताते समय हम किसी ऐसे जरूरी कारण को शामिल करना भूल जाएं जो हमारी समस्या को प्रभावित करता है तो उसका असर जो है वो त्रुटि पर यानी यू में चला जाता है और सहसंबंधन पैदा करता है, तो ये भी कारण है। चलिए अगला कारण है दोस्तों गलत गणितीय रूप चुनना। यदि वास्तविक संबंध एक घुमावदार रेखा है लेकिन हमने मॉडल में एक सीधी रेखा का प्रयोग कर लिया तो इसका कारण भी यह दोष पैदा हो सकता है। चलिए अगला हमारा कारण है वो है डेटा में हेरफेर या फिर सुचारू बताना। कई बार आंकड़ों का आसान बनाने के लिए उसका औसत निकाल लिया जाता है। ऐसा करने से एक वर्ष का डेटा दूसरे वर्ष के डेटा को प्रभावित कर सकता है, तो ये सभी कारण है सहसंबंधन के। चलिए आगे देखेंगे कि इसके परिणाम क्या होते हैं। तो यदि मॉडल में सहसंबंधन की बीमारी मौजूद है तो हम इसका इलाज किए बिना ही परिणाम निकाल लेते हैं, तो निम्नलिखित नुकसान या फिर परिणाम हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, तो देखिए OLS अनुमानक जो है वो ब्लू नहीं रहते,
अर्थमितिकी का नियम है कि परिणाम जो है वो हमेशा ब्लू होने चाहिए, यानी बेस्ट लाइनर यूनिबेस्ट एस्टिमेटर होना चाहिए, लेकिन सहसंबंधन के कारण हमारे परिणाम जो है वो बेस्ट नहीं रहते हैं। फिर है कि गलत मानक त्रुटि होती है। यह बीमारी मानक त्रुटि के मान को बहुत कम करके दिखाती है। इससे ऐसा लगता है कि परिणाम जो है हमारा, यानी कि जो रिजल्ट है वो बहुत ही सटीक है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता है। फिर है टी टेस्ट और एफ टेस्ट बेकार हो जाना। चूंकि मानक त्रुटि गलत आती है, इसलिए परीक्षा में उपयोग होने वाले टी टेस्ट और एफ टेस्ट के परिणाम यानी रिजल्ट भी जो है झूठे और अविश्वसनीय हो जाते हैं। फिर है गलत अनुमान दोस्तों। इस मॉडल के आधार पर भविष्य के बारे में जो भी भविष्यवाणी या फिर नीतियां बनाई जाएगी उनके गलत होने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। तो ये सभी जो है नकारात्मक प्रभाव या फिर परिणाम पड़ता है। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि इसका पता आखिर कैसे लगाएं। तो देखिए, इलाज करने से पहले बीमारी का पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बस इसी तरीके से इसका दो तरीके हैं निकालने का, पता करने का। पहला है ग्राफिक मेथड, जिसको बोलते हैं ग्राफिक विधि। इसमें समय के साथ त्रुटियां यानी यू वगैरह का एक ग्राफ बनाया जाता है। यदि ग्राफ में कोई निश्चित पैटर्न वगैरह दिखाई दे तो इसका मतलब है कि सहसंबंधन है। दूसरा हो गया डार्विन वाटसन टी टेस्ट। ये हमारा होता है डार्विन वाटसन टेस्ट। यह इसका सबसे प्रसिद्ध टेस्ट है। यदि टेस्ट का मान 2 के आसपास आता है तो मॉडल सुरक्षित है। यदि 0 से 4 के पास आता है तो यह मॉडल जो है वो सहसंबंधन के दोष मौजूद हैं इसमें। तो ये सभी हो गया। चलिए, इसके निवारण के क्या क्या उपाय हैं, आखिर हो गया तो निवारण कैसे होगा। तो यदि मॉडल में सहसंबंधन पाया जाता है तो उसे ठीक करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाते हैं। पहले हो गया कि अंतर विधि। इसमें चालू वर्ष के आंकड़े में से पिछले वर्ष के आंकड़े को घटा दिया जाता है, यानी जो अभी आंकड़े हैं उसमें से पिछले वर्ष के आंकड़े को घटा दिया जाता है। इससे आंकड़ों का आपसी संबंध टूट जाता है और बीमारी ठीक हो जाती है, यानी ये जो है वो ठीक हो जाता है। फिर है सामान्यीकृत लघुत्तम वर्ग विधि, को बोलते हैं GLS, यानी जनरलाइज्ड लिस्ट स्क्वायर्स। जब साधारण OLS विधि फेल हो जाती है तो हम जो है GLS विधि का उपयोग करते हैं। यदि यह विधि सहसंबंध को ध्यान में रखकर ही गणना करती है और सही परिणाम देने का काम करती है। फिर हो गया निवारण का अगला उपाय दोस्तों, वो है कि छूटे हुए चरों को शामिल करना। यदि कोई जरूरी बात या फिर चर मॉडल से छूट गया हो तो उसे ढूंढकर वापस मॉडल में शामिल किया जाता है ताकि इसका निवारण किया जा सके। फिर हो गया हमारा क्रोकेन आक्रूट विधि। यह एक कंप्यूटर आधारित दोहराव विधि है दोस्तों। जब तक मॉडल को सुधारती रहती है तब तक सहसंबंध पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए तब तक ये सुधारते रहती है। तो ये सभी कारण है, ये सभी जो है निवारण के उपाय है। चलिए निष्कर्ष देख लेते थोड़ा सा। देखिए, निष्कर्ष लिखा है कि सहसंबंध अर्थमितीय मॉडल की एक ऐसी बीमारी है जो समय के आंकड़ों को एक गलती से दूसरे गलती से जोड़ देने का काम करती है। इसके कारण मिलने वाला जो रिजल्ट है वो झूठे और नीतियां बनाने के लिए बेकार हो जाता है। इसलिए डार्विन वाटसन टेस्ट से इसका पता लगाकर प्रथम अंतर्विधि या फिर GLS द्वारा इसका समय पर इलाज करना बहुत ही जरूरी है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों कि आकलन, जिसको बोलते हैं एस्टिमेटर, ये क्या है। एक अच्छे आकलन के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग समझेंगे। आंसर है कि जब हमें बहुत बड़ी समूह यानी पूरे देश का आय वगैरह के बारे में जानना होता है तो हमारे लिए हर एक व्यक्ति के पास जाना असंभव होता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, समूह के एक छोटे से हिस्से को चुनते हैं और उसकी जांच करते हैं। इस छोटे हिस्से के आधार पर पूरे समूह का अंदाजा लगाने के लिए हम गणित या फिर सांख्यिकीय के जिस सूत्र या फिर नियम का उपयोग करते हैं उसे ही आकलन कहा जाता है। यानी दोस्तों, अगर मान लीजिए कि हमें पूरे देश का जो है वो आय निकालना, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकालना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर लोगों के पास जाना मुमकिन नहीं है। तो उसके जगह पर हम एक छोटे से समूह को लेंगे सैंपल के रूप में
और उसका जांच करेंगे और उसी के आधार पर जो है हम लोग जो है अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है, या फिर आकलन करेंगे। वही हमारा आकलन हो गया, एस्टिमेटर हो गया। आकलन एक तरह का औजार या फिर रास्ता है जो हमें सही नतीजे तक पहुंचाने का काम करता है। देखिए आकलन जो है वो क्या होता है, यह जो है दोस्तों सूत्र या फिर नियम है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। जब हम उस सूत्र में वास्तविक आंकड़े रखते हैं तो अंतिम संख्या या फिर उत्तर मिलता है, उसे जो है आकलन कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर्मूला को हल करने पर आया 50, तो ये हमारा आकलन हो गया और ये हमारा आकलक हो गया, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे कि एक अच्छे आकलक के प्रमुख गुण के बारे में। तो अर्थमितिकी के किसी भी सूत्र या फिर आकलक को सबसे अच्छा या फिर आदर्श तब माना जाता है जब उसमें निम्नलिखित 4 गुण होते हैं। कौन कौन से गुण? पहला हो गया कि बिना भेदभाव वाला होना या फिर निष्पक्षता होनी चाहिए। एक अच्छे आकलक का सबसे पहला गुण यह है दोस्तों कि वह पूरी तरीका से निष्पक्ष होना चाहिए। इसका मतलब है कि वह जब भी अंदाजा लगाए वो वास्तविक सच्चाई से बिल्कुल करीब होना चाहिए, यानी सच्चाई के जैसा ही होना चाहिए। देखिए आसान शब्दों में समझिए तो मान लीजिए कि किसी देश की असली औसत आय 15,000 रुपये है। यदि हमारा फॉर्मूला बार बार गणना करने पर कभी 40,000 बताए, कभी 2,000 बताए, तो वह जो है पक्षपाती है। एक अच्छा आकलक हमेशा असली सच्चाई यानी 15,000 के आसपास ही उत्तर देगा। वह ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताएगा और ना ही बहुत कम करके, यानी 15,000 के आसपास ही बताएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक अच्छा गुण होता है। दूसरा गुण है कि सबसे बेहतर या फिर दक्षता। मान लीजिए किसी समस्या को हल करने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग फार्मूला, पहला हो गया आकलक मौजूद है और दोनों ही निष्पक्ष है, यानी 2 फार्मूला दोनों ही निष्पक्ष है। अब हम दोनों में से किसी एक को चुनेंगे, तो हम उसे चुनेंगे जिसके उत्तर यानी जिसका रिजल्ट जो है वो भटकाव या फिर उतार चढ़ाव सबसे कम होगा, जो सटीक बताएगा, ठीक है। तो ये दूसरा गुण है। देखिए आसान शब्दों में कि कम भटकाव का मतलब है कि हम उस फार्मूला को जितनी बार भी इस्तेमाल करेंगे वो हर बार लगभग एक जैसा या फिर पक्का उत्तर देगा। जो फार्मूला सबसे स्थिर और पक्के नतीजे देते हैं उसे ही सबसे दक्ष या फिर कुशल आकलक माना जाता है, यानी अच्छे आकलक माना जाता है। चलिए तीसरा गुण है दोस्तों वो है कि आंकड़ों की संख्या बढ़ने पर सटीक होना या फिर संगति। इस गुण का सीधा संबंध हमारे आंकड़ों की संख्या से। यह नियम कहता है कि हम जितने ज़्यादा लोगों या फिर आंकड़ों को अपने रिसर्च यानी शोध वगैरह में शामिल करेंगे, हमारे फॉर्मूला का उत्तर जो है वो असली सच्चाई के उतना ही ज़्यादा करीब आता है। चलिए आसान शब्दों में देखिए यहाँ लिया है कि यदि हम केवल 5 लोगों से पूछकर पूरे देश का अंदाजा लगाएंगे तो गलती होने के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन यदि हम 5 लोगों की जगह 5,000 या फिर 5 लाख लोगों का डेटा ले लें तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सटीक उत्तर देने लगेगा। इसी गुण को संगति कहा जाता है, यानी 5 लोगों से जो है आय अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मान लीजिए 5 अमीर हैं, ठीक है, तो इसीलिए इनका कहना है कि अगर हम ज़्यादा लोगों का डेटा लेंगे यानी 5,000 मान लीजिए, 5 लाख मान लीजिए, तो इससे जो है जो आंसर निकलेगा वो सटीक निकल सकता है या तो आसपास निकल सकता है। फिर देखिए चौथा गुण हो गया दोस्तों कि पूरी जानकारी का इस्तेमाल करना या फिर पर्याप्तता। एक अच्छे आकलक में यह गुण होना बहुत जरूरी है कि वह दिए गए आंकड़ों की एक एक बूंद का इस्तेमाल करे। वह किसी भी काम की जानकारी को अधूरा ना छोड़े, पूरे डेटा का उपयोग करे। आसान शब्दों में देखिए लिखा है कि यह आकलक इतना समझदार होता है कि डेटा में छिपी हर छोटी से छोटी जानकारी को समेटकर अपना रिजल्ट वगैरह निकालता है, नतीजा निकालता है। इसके उत्तर देने के बाद आंकड़े में ऐसी कोई जानकारी नहीं बचती जिसका उपयोग करके नतीजा को और बेहतर बनाया जा सके। तो ये सभी अच्छे गुण होने चाहिए आकलक के। तो हम दोनों चीज़ देख लिए दोस्तों, आकलक क्या है वो भी देखे, एक अच्छे आकलक में क्या क्या गुण होने चाहिए वो भी देख लिए। चलिए थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेंगे। निष्कर्ष है कि आकलक जो है वो सांख्यिकीय का वह मददगार सूत्र है जो कम आंकड़े से भी बड़ी या फिर सही जानकारी देता है। एक बेहतरीन आकलक वही है जो बिना किसी भेदभाव के सबसे स्थिर आंकड़ों की संख्या बढ़ने पर सबसे सटीक और पूरी जानकारी का इस्तेमाल करने वाला हो, वही एक अच्छा आकलक होता है। इन्हीं गुणों के वजह से
अर्थशास्त्र के नियम और नीतियां मजबूत बनती है। ठीक है, तो ये आकलक के बारे में था। ये आपका जो है थ्योरी पोर्शन में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि बहुसारेखीयता जिसको बोलते हैं मल्टी कॉलिनियरिटी। ठीक है, यानी ये क्या चीज है, इसके प्रमुख कारण देखेंगे, इसका प्रभाव, इसका निवारण के उपाय, हर एक चीज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आंसर समझेंगे कि जब किसी मॉडल में शामिल दो या दो से अधिक कारण आपस में एक ही गहरा संबंध बना लेते हैं तो इसी दोष को हम लोग बहुसारेखीयता कहते हैं। यानी कोई भी मॉडल जिसमें दो या दो से अधिक कारण हो वो आपस में एक गहरा संबंध बना लेते हैं तो हमारा बहुसारेखीयता कहलाता है। साधारण नियम के अनुसार इन कारणों को एक दूसरे से आजाद होना चाहिए। इस बीमारी के आने से यह पता लगाना असंभव हो जाता है कि मुख्य चीज पर किस कारण का कितना और कितना क्या असर पड़ रहा है। इससे हमारे सारे नतीजे बिगड़ जाते हैं। यानी बहुसारेखीयता से सारे नतीजे, सारा रिजल्ट वगैरह बिगड़ जाता है। तो इसका क्या कारण है, आखिर क्यों ये आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बहुसारेखीयता के प्रमुख कारण। तो आंकड़े एकत्र करने का गलत तरीका। कई बार हम किसी छोटे समूह या फिर सीमित क्षेत्र के आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो चरों के बीच जबरदस्ती का संबंध दिखने लगता है, तो ये भी कारण है। फिर दूसरा कारण है मॉडल में बहुत ज़्यादा चरों को शामिल करना। यदि हम अपनी रिसर्च में बिना सोचे समझे बहुत सारे कारण जोड़ते चले जाएं तो उसके आपस में टकराने और संबंध बनाने की जो है संभावना वो बढ़ जाती है। तो ये भी कारण हो गया दोस्तों। अगला कारण है कि आर्थिक चरों की प्रकृति। ज्यादातर आर्थिक आंकड़े जैसे कि देश की कुल आय हो गया, कुल खर्च हो गया, बचत हो गया, रोजगार वगैरह, वो समय के साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। जब देश तरक्की करता है तो ये सब जो है साथ बढ़ते हैं जिससे इनके बीच बहुसारेखीयता पैदा हो जाती है। फिर है एक ही चर के अलग अलग रूप। यदि हम मॉडल में इस साल की आय और पिछले साल की आय दोनों को एक साथ रखते हैं तो आपस में बहुत ही गहराई से जुड़े होंगे। तो ये सभी कारण हैं बहुसारेखीयता के। चलिए आगे देखेंगे इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं या फिर परिणाम। यदि मॉडल में यह बीमारी मौजूद है तो OLS विधि से गणना करने पर निम्नलिखित नुकसान या फिर प्रभाव होंगे। क्या होगा, तो बड़ा प्रसरण और मानक त्रुटि होगी। इस बीमारी के कारण हमारे निष्कर्षों का प्रसरण बहुत बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि उत्तर वगैरह जो रिजल्ट वगैरह वो स्थिर नहीं रहती और वो जो है बार बार बदलते रहते। फिर है टी टेस्ट का फेल होना। मानक त्रुटि बड़ी होने के कारण चर वगैरह का टी वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है। इससे ऐसा लगने लगता है कि मॉडल में शामिल कारण जो है वो बेकार है, जबकि असल जिंदगी में वे बहुत ही जरूरी होते हैं, लेकिन लगने लगता है कि ये बेकार है। ठीक है, चलिए अगला है कि उच्च R2 का आना। ठीक है, R2 का आना यह जो है इस बीमारी का सबसे अजीब प्रभाव है। मॉडल की कुल परिणाम जो है वो R2 तो बहुत ऊंचा जैसे कि 90% से ज़्यादा आता है तो दिखता है कि मॉडल बहुत ही अच्छा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई भी कारण जो है वो सांख्यिकीय रूप से सही साबित नहीं होता है। फिर परिणामों का संवेदनशील होना कि आंकड़े में थोड़ा सा भी बदलाव करने या फिर एक दो नए आंकड़े जोड़ने पर नतीजा पूरी तरीका से बदल जाता है। तो ये सभी जो है इसका प्रभाव या फिर परिणाम पड़ता है बहुसारेखीय का। चलिए इसका पता आखिर कैसे लगाया जाए वो देखेंगे। तो इसे ढूंढने के प्रमुख तरीके हैं। पहला हो गया उच्च R2 और कम टी वैल्यू। यदि मॉडल का कुल रिजल्ट बहुत अच्छा है लेकिन व्यक्तिगत कारण फेल हो रहे हैं तो यह जो है बहुसारेखीयता का पक्का लक्षण ही है। फिर दूसरा हो गया चरों के बीच सहसंबंध। यदि दो स्वतंत्र चरों के बीच आपसी सहसंबंध का मान 0.8 से अधिक आता है तो यह जो है बहुसारेखीयता का ही रूप है। चलिए आगे हो गया VIF टेस्ट यानी वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर टेस्ट। यदि कंप्यूटर टेस्ट में VIF का मान 10 से अधिक आता है तो मॉडल में गंभीर बहुसारेखीयता मानी जाती है। तो ये सभी तरीके से जो है हम जांच कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि इसके निवारण के उपाय दोस्तों। तो बहुसारेखीयता को ठीक करने या फिर कम करने के आसान उपाय निम्नलिखित हैं। पहला हो गया कि कुछ चरों को मॉडल से हटा देना। यदि दो कारण आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हैं तो उनमें से किसी एक
कम जरूरी कारण को मॉडल से बाहर निकाल देना चाहिए। फिर दूसरा है नया या फिर अधिक डेटा इकट्ठा करना, नमूने का आकार यानी सैंपल साइज वगैरह बढ़ाने या फिर नए क्षेत्रों से आंकड़े लेने से चरों का आपसी संबंध कम हो जाता है और मॉडल जो है वो सुधर जाता है। फिर हो गया आंकड़ों का रूप बदलना, साधारण आंकड़ों की जगह उनके प्रथम अंतर या फिर लॉग यानी लॉजिमेस्टिक फॉर्म वगैरह का उपयोग करने से यह समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाती है। फिर है बाहरी जानकारी का उपयोग, यदि हमें किसी पुराने शोध या फिर थ्योरी से पहले से ही किसी चर वगैरह का सटीक मान पता हो तो हम उसका सही उपयोग करके मॉडल का बोझ को कम कर सकते हैं, इस जो है नुकसान से बच सकते हैं। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि बहुसरेखीयता अर्थमिति मॉडल का वह दोष है जहां स्वतंत्र कारण आपस से ही जुड़े होते हैं। इसके कारण कंप्यूटर चरों के अलग अलग असर को पहचान नहीं पाता और परिणाम जो है वो अस्थिर हो जाते हैं। इसलिए आंकड़ों की संख्या बढ़ाकर या फिर किसी एक चर को मॉडल से हटाकर इसका निवारण करना बहुत ही जरूरी है। तो ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, और हम आपको बता दें कि आपका मेजर 9 इकोनॉमिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए थ्योरी हमने ज़्यादा नहीं लिए हैं, बस ये 6 क्वेश्चन लिए हैं और इसे आपको जो है सिर्फ पढ़ लेना है, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह पर भी ध्यान देनी है, इसलिए क्योंकि वही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यही वीडियो था, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आपका मेजर 10 मेजर 11 वगैरह भी जल्द ही आएगा। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।